स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। इस शो में हम बात करते हैं आपकी टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी उलझनों के बारे में और उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर इस बीच आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं या फिर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप स्टार्टअप अपना खोलना रहे हैं, तो ये आज जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होगी, क्योंकि इस बीच हम देख रहे हैं कि सरकार काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ावा देने की। और इस बीच हमने ये भी देखा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ये कहा था कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत के पास है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत एक बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनते हुए नज़र आ रहा है, तो आज हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे वो आपके लिए काफ़ी काम की बात होगी, क्योंकि टैक्स से जुड़ी भी काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं। टैक्स छूट देने की भी बात चल रही है, तो कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है, कहाँ आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा एंजल इन्वेस्टर्स को भी लेकर क्या कुछ नए नियमों की घोषणा हुई है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसको आसान भाषा में आज समझने की कोशिश करेंगे, और इससे अच्छा कौन समझा सकता है। हमारे साथ माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए सुनील गर्ग जुड़ चुके हैं, जो कि इसमें आज हमारी मदद करेंगे। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो कॉर्पोरेट इंडिया, इसको लगातार सरकार हर तरीके से ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए नई नई घोषणा कर रही है, ताकि भारत में आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी, मजबूत बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। और इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है स्टार्टअप का। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो धीरे धीरे इस तरफ नए नए आइडियाज़ लेकर इस तरफ काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार भी एक एक करके घोषणाएं करती है। तो इसका जो टैक्स का पहलू है वो हम आज थोड़ा और डिटेल में आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो शुरुआत इससे करते हैं कि ये जो स्टार्टअप है इसमें कौन रजिस्टर करा सकता है। काफ़ी बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्टअप में रजिस्टर कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए, ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था स्टार्टअप इंडिया, 2015 में शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और आपको जानकर ये खुशी है कि हमारे युवा वर्ग ने इसको इतना ज्यादा मजबूत बना दिया कि हम आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और 115, ये फरवरी का फिगर दे रहा हूँ, फरवरी 2023 का 115 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन हो जाए, $1 बिलियन, लगभग 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाले 115 उनसे ज्यादा वाले हैं। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मैनेज करता है, रजिस्टर करता है। और एक स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट है, या तो DPIIT पे चले जाइए, स्टार्टअप इंडिया पे चले जाइए, अपने आप को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। कौन करवा सकता है? आप पार्टनरशिप फर्म है, आप LLP है, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप अपने आप को स्टार्टअप में जा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि स्टार्टअप आखिर है क्या? तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने डेफिनेशन को बड़ा वाइड कर दिया, बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करना था। इतनी बड़ी आबादी है हमारी युवा वर्ग की, तो सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास में कोई भी इनोवेशन है, कोई आपने इनोवेटिव आइडिया है, आपने कोई प्रोसेस को इंप्रूव किया है, आपने किसी प्रोडक्ट को डेवलप किया है, आप एग्रो में, आप फार्मा में, आप किसी भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने आप को स्टार्टअप इंडिया में जाके रजिस्टर करवा दीजिए। और सरकार ने आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं, उसमें टैक्स के बेनिफिट दिए हैं, आपको पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का बेनिफिट दिया है। आप जैम पोर्टल जो सरकारी परचेज करती है वहां पर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आप पेटेंट करवाएंगे, आपको सब्सिडी मिलेगी। आपको इनक्यूबेटर्स देती है सरकार, आपको बड़ी स्किल साथ में जोड़ने की कोशिश करती है, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और मैं कहता हूं
जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे बच्चे यंग आ रहे हैं, उनको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जुड़ जाना चाहिए, अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर करवाना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन सवाल फिर इसके बाद सुनील जी, अब स्टार्टअप हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन कब तक वो डेफिनेशन लागू रहेगी, यानी कि कब तक वो कंपनी स्टार्टअप कहलाई जाएगी? क्योंकि ये जो सवाल है ये काफ़ी लोगों के मन में आता होगा कि हम जो भी सरकार फ़ायदा देने की कोशिश कर रही है वो किन किन कंपनियों को देने की कोशिश कर रही है। आपने कहा कि इसका दायरा काफ़ी बढ़ा दिया है, तो इसकी टाइम लिमिट भी कोई तय की गई होगी? बिल्कुल करी है, बिल्कुल की है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए पूजा जी कि 90,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब कितना टाइम लिमिट है? सरकार ने 2 क्राइटेरिया रखे हैं। पहले 5 साल था, फिर 7 साल किया, अब सरकार ने यूनिफ़ॉर्म कर दिया 10 साल। यानी आप जब अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेंगे, 10 साल तक स्टार्टअप रहेंगे। मान लीजिए आज आप एक कंपनी बनाते हैं 2023 में, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, तो अगले 10 साल तक आप स्टार्टअप रहेंगे, 33-34 तक आप स्टार्टअप रहेंगे, बशर्ते दूसरी कंडीशन है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब था जो नए यंग नए बच्चे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स उनको शामिल करना। तो जैसे आप 100 करोड़ की टर्नओवर, 100 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर जाएंगे, मान लीजिए आपने 3 साल बाद ही 100 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर ली, तो आप स्टार्टअप इंडिया से बाहर चले जाते हैं, आप स्टार्टअप नहीं रहते, अदरवाइज आप 10 साल तक स्टार्टअप रह सकते हैं। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमसे शेयर किया। पहले तो टर्नओवर को ध्यान रखिए, 100 करोड़ का टर्नओवर अगर आप अचीव कर ही चुके हैं तो फिर आप बड़ी कंपनियों में गिने जाएंगे। अदरवाइज 10 साल का टेन्योर सरकार ने अपनी तरफ से तय किया है कि 10 साल तक आप स्टार्टअप कहलाएंगे, और इसके लिए जो विशेष छूट सरकार देना चाह रही है वो आपको मिलती रहेगी। अमूमन इस बात की जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं है, और अभी भी शायद कुछ पुराने ही रूल्स और नियम याद करके बैठे होंगे कि 5 साल 7 साल नहीं, अब 10 साल तक के लिए ये लिमिट बढ़ा दी गई है। तो अब इसके टैक्स के फायदे हम आपसे समझना चाहेंगे कि इनकम टैक्स के अंतर्गत किस तरह की छूट, किस तरह की बेनिफिट स्टार्टअप्स को दिए जा रहे हैं। देखिए पूजा, सरकार स्टार्टअप को हर तरह के बेनिफिट देना चाहती है। फाइनेंसिंग में भी बेनिफिट दे रही है। सरकार ने घोषणा की है कि 10 करोड़ रुपए तक स्टार्टअप को हम बिना सिक्योरिटी, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के आपको 10 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ये तो एक पक्ष हुआ। जहां तक टैक्स का मामला है, सरकार ने बहुत बड़ी छूट दी है स्टार्टअप को। लोगों को पता नहीं है, लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। सरकार ने कहा है कि अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है, जैसे मैंने कहा था कि आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और आपने कोई इनोवेटिव है, कोई इंप्रूवमेंट है, कोई डेवलपमेंट आपने की है, चाहे किसी प्रोडक्ट में की है, किसी सर्विस में की है, किसी प्रोसेस में की है, और आपका मॉडल जो है स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, तो आप 3 साल का टैक्स हॉलिडे, पूरा टैक्स माफ, जीरो टैक्स लायबिलिटी, कोई टैक्स आपसे सरकार नहीं लेगी। लेकिन उसके लिए आप कुछ कंडीशंस का आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1, आपका स्टार्टअप 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2024 के बीच में बना होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए। पूजा जी, आपको ध्यान होगा हमने इसी शो के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को बजट से पहले कहा था, प्रार्थना की थी कि जो स्टार्टअप की एंड डेट, जो सनसेट क्लॉज था वो 31 मार्च 23 था। हमने कहा था उसको बढ़ा दीजिए, 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी शायद प्रार्थना सुन ली और उसको 2 साल तो नहीं बढ़ाया, पर 1 साल के लिए बढ़ा दिया। यानी 31 मार्च 24 तक अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं, एलएलपी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो अगले 10 साल तक आप स्टार्टअप रहेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3 बात, जो लोग गलती करते हैं, जो भूल जाते हैं करना, आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जो पहला रजिस्ट्रेशन है डीपीआईएटी के बाद, उसके बाद आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन भी करवाना है टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल, अंतर मंत्रालय समूह से एक परमिशन आती है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से एक आपको परमिशन लेनी होती है, और उसके लिए फॉर्म 1 है, फॉर्म नंबर 1। डीपीआईआईटी की वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म नंबर 1 फाइल कर दीजिए। सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, आपके पास में रजिस्ट्रेशन आ जाता है और 3 साल तक का टैक्स हॉलिडे आपको मिलता है। और सबसे अच्छी बात सरकार ने ये की है कि ऐसा नहीं है कि पहले 3 साल तक, आप 10 साल में से कोई भी 3 साल चुन लीजिए। आप पहला, दूसरा, तीसरा चुन लीजिए, आप छठा, सातवां, आठवां चुन लीजिए, आप आठवां, नौवां, 10वां चुन लीजिए। आपको लगता है कि मुझे अभी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जनरली जो स्टार्टअप शुरू में होते हैं उनको लॉस होता है, उनके पास आइडियाज बहुत होते हैं, मार्केट नहीं होती है, तो आप चुन लीजिए। आप वेट कर सकते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक वेट कर लीजिए।
लास्ट के 3 साल आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सरकार ने आपको दोनों हाथों से बहुत फायदे दिए हैं। सरकार ने एक बात और भी कही है कि जो हमारे ईसोप पे टैक्सेशन लगता था, सरकार ने उसको भी स्टार्टअप के लिए छूट देने की घोषणा की है। और एक तीसरा जो बेनिफिट देती है सरकार, वो कैपिटल गेन में भी देती है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच के पैसा कैपिटल गेन आपको हुआ, रेजिडेंशियल हाउस आपने बेचा और आपने स्टार्टअप में उस पैसे को लगा दिया, तब भी आप टैक्स की छूट क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी सारे फायदे यहाँ पर सरकार देखिए दे रही है। सुनील जी, एक एक क्लैरिटी आपसे लेना चाहेंगे। आपने कहा कि सरकार क्या 100% यहाँ पर छूट देने की बात कर रही है कि 3 साल के लिए, और ये 3 साल का क्राइटेरिया कभी भी इस 10 साल के बीच वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नियम है क्या? बिल्कुल 100% टैक्स हॉलिडे है, कोई आपको टैक्स नहीं देना। लोग इससे भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मैट ओके। आपको देना पड़ता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो आपको देना पड़ता है, परंतु आपको पता होगा जो आप मैट देते हैं उसका अगले 15 साल तक आपको क्रेडिट मिल जाता है। उसको आप अगले 15 सालों के अपने टैक्स में एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए 3 साल का टैक्स हॉलिडे है, कंप्लीट कोई टैक्स नहीं है आपके ऊपर, टैक्स लायबिलिटी नहीं है। मैट की लायबिलिटी आएगी, जिसका क्रेडिट आपको 15 साल तक मिलेगा। जो आपने मैंने बताया, और कोई भी 3 साल आप चुन लीजिए 10 साल में से। आप प्लानिंग इस तरह से कीजिए, मुझे कौन से 3 साल सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है, आप उसको चुन लीजिए। हाँ, ये बिल्कुल ये कर सकते हैं आप। देखिए, ये 100% छूट क्लेम कर सकते हैं आप। 10 साल में से कोई भी 3 साल आप चूज़ कर लीजिए। ये कुछ जानकारी आपको नहीं होगी, तो इस शो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी 3 साल चुन लीजिए, क्योंकि स्टार्टअप जब नया-नया खड़ा होता है, कुछ नुकसान भी होते हैं यहाँ पर। अब धीरे-धीरे वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सरकार आपको ये भी बेनिफिट दे रही है कि आप कोई भी 3 साल चुन लीजिए और उसमें आप 100% छूट क्लेम कर सकते हैं। तो इससे अच्छा फ़ायदा और क्या हो सकता है यहाँ पर स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए। तो कुछ फॉर्म यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की भी अभी सुनील जी आपको राय भी दे रहे थे। DPIIT के अंतर्गत स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता भी रहे किस साइट पे जाइए और स्टार्टअप इंडिया का फॉर्म 1 और फॉर्म 2 ये ज़रूर भरें। तो इस तरीके से आप अपना स्टार्टअप रजिस्टर भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं एंजल टैक्स की। ये भी स्टार्टअप से ही जुड़ा एक फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखना ज़रूरी, एक पहलू है उसका। इसके बारे में कुछ बताइए सुनील जी, ये एंजल टैक्स क्या है? देखिए पूजा जी, एंजल टैक्स नाम की वास्तव में तो कोई चीज़ नहीं होती है इनकम टैक्स में, लेकिन इसका पॉपुलर नाम एंजल टैक्स हो गया। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति माननीय वित्त मंत्री भी रहे जो प्रणब मुखर्जी, वो 2012 में एक प्रोविजन लेके आए थे। और वो प्रोविजन जो लाए थे उन लोगों के लाए थे जो कि अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे थे शेयर प्रीमियम के माध्यम से। कहा यह गया था कि अगर आप एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, और आप ऐसा कोई शेयर इश्यू करते हैं प्रीमियम पर जो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, यानी अगर आपका शेयर की वैल्यू तो मान लीजिए 20 रुपए है और आप शेयर 500 रुपए में दे रहे हैं, तो लोग करते ये थे कि उसको ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया करते थे, उस पैसे को बाद में उसको बेचकर लॉस बुक कर लिया करते थे। उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए सरकार एक नियम लेके आई थी और धारा थी 5627B। उसमें कहा था कि अगर आपने प्रीमियम पर शेयर दिए और आपकी वैल्यू इतनी नहीं है, यानी आप फेक प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, जबरदस्ती का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है प्रीमियम अमाउंट का और फेयर मार्केट वैल्यू का, उस पर कंपनी को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। धारा थी 5627B। लेकिन जब स्टार्टअप इंडिया आया 2015 में, जैसे मैंने बताया था शुरू में, अब चूंकि एंजल इन्वेस्टर आते हैं जो जो नए बच्चों को, युवाओं को पैसा देते हैं, तो उनको हम एंजल कहते हैं, देवदूत। देवदूत से वो नाम आया क्योंकि उस टाइम में वही उनकी सहायता करते हैं। कंपनी लॉस में होती है और वो फिर भी पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर्स, एंजल्स इन्वेस्टर कहते हैं उनको, ताकि ये युवा पीढ़ी, ये एंटरप्रेन्योर से स्टार्टअप खड़े हो सके और बाद में प्रॉफिट कमा सके। अब इस सेक्शन ने उनको हिट करना शुरू कर दिया, 5627B के सेक्शन को, क्योंकि जो स्टार्टअप है उनके पास में जो कंपनी की शेयर वैल्यू होती है बड़ी कम होती है। जैसे अभी हमने कहा था कि कंपनी शुरू में लॉस में होती है तो वैल्यू भी लॉस में होती है। लेकिन वो प्रीमियम चार्ज करते हैं, और प्रीमियम इसलिए चार्ज करते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है उन बच्चों के पास में, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, और वो बाद में पैसा कमा के देंगे। तो जब ये हिट करना शुरू हुआ तो इसलिए इसका नाम एंजल टैक्स पड़ गया। पर सरकार से हमने प्रार्थना की कि आप स्टार्टअप को, इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए इस धारा को
ऐसा चेंज कर दीजिए कि स्टार्टअप इससे बाहर हो जाए। तो सरकार ने 1 फरवरी 2019 में एक सर्कुलर दिया बाकायदा और उसमें कहा था कि अगर आप स्टार्टअप है, रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर ये धारा आप पर नहीं लगेगी। उसमें कुछ कंडीशन दी थी उन्होंने कि आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, तो इस धारा को, इस एंजल टैक्स को आपको नहीं लगेगा। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एक स्टार्टअप, एक शेयर्स अगर आप देते हैं, आप एक वैल्यूएशन करवा लीजिए अपना, जिसको आप कहते हैं डीसीएफ मेथड से या किसी मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करवा लीजिए और तभी आप शेयर अलॉट कीजिए। राइट। तो देखिए, स्टार्टअप अगर आप शुरू कर रहे हैं तो भी आपको फायदा है, और अगर आप उसमें निवेश कर रहे हैं वहां पर भी सरकार देखिए आपको छूट देने की, आपको मदद करने की कोशिश कर रही है हर तरीके से। सुनील जी, अक्सर हम देखते हैं स्टार्टअप में, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं क्योंकि वो आइडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके सामने कोई बहुत बड़ी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो होता नहीं है, तो ये उनको छूट देना भी जाहिर सी बात है। लेकिन जो विदेशी निवेशक उस पर पैसा लगा रहे हैं, क्या उनको भी इस तरह की फैसिलिटी है? देखिए पूजा, पहले विदेशी निवेशकों को ये सेक्शन नहीं लगता था, लेकिन बजट 2023, इसी बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने विदेशी निवेशकों को भी इस धारा में डाल दिया। पहले खाली रेजिडेंट था, अब सबको लगता है ये, क्योंकि बहुत सारा पैसा रूट होके आ रहा था विदेशों से शेयर प्रीमियम के माध्यम से, तो इस बजट में डाल दिया कि आप अगर विदेशी निवेशक भी हैं और अगर आप प्रीमियम पर शेयर्स ले रही है कंपनी, दे रही, मतलब ये टैक्स लगता है पहली बात तो कंपनी को, निवेशक को नहीं लगता, कंपनी को लगता है। और अगर आपने प्रीमियम पे शेयर दिया जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसकी वैल्यूएशन नॉर्म्स में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये धारा लग जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये परिवर्तन बजट 2023 में हुआ है, तो 23-24 का पहला साल हो। तो देखिए, पहले लगता था, लेकिन अब वित्त मंत्री ने इसी बजट में 2023 में ही ये परिवर्तन भी किया है, तो ये एक करंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। अभी एक और इससे जुड़े, क्योंकि आपने कुछ नियम के बदलाव की बात की, अभी एक और नया नोटिफिकेशन सुनील जी आया, उसके बारे में भी थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे। इसमें सरकार ने 21 देशों के इन्वेस्टर को टैक्स से छूट दी है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी भी शामिल हैं। ये नए नोटिफिकेशन के बारे में बताइए, और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और कौन से कंट्रीज इससे बाहर हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया पूजा। देखिए, जैसे मैं बताया कि सरकार स्टार्टअप्स को हर तरह से सहायता देने की कोशिश कर रही है। नियम में परिवर्तन किया, लेकिन उसमें एक्सेप्शन दिए। पहला एक्सेप्शन दिया था सरकार ने कि अगर आप वेंचर कैपिटल फंड से कोई इन्वेस्टमेंट आपको आ रही है, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड फंड्स हैं, चाहे वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, चाहे वो वेंचर कैपिटल फंड है, तो आपको ये धारा नहीं लगेगी। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि फरवरी 2019 में माननीय वित्त मंत्री जी ने नोटिफिकेशन दिया कि अगर आप एक स्टार्टअप है जो कि रजिस्टर्ड है डीपीआईआईटी के साथ में, आपको अगर प्रीमियम आता है, चाहे देश से आए, चाहे विदेश से आए, आपकी बैलेंस शीट के से ज्यादा प्रीमियम आपको आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस प्रॉफिट नहीं है लेकिन प्रीमियम पे आप शेयर दे रहे हैं, तो भी आपको धारा नहीं लगेगी, बशर्ते आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है। दूसरा, आपको 25 करोड़ रुपए तक का आपने प्रीमियम या कैपिटल चार्ज किया तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, जो भी आपने जिक्र किया, जब ये फरवरी 2023 में सरकार ने विदेशी निवेशकों को भी इसमें डाल दिया, तो उसको एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया उसमें से भी, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत सारा पैसा विदेश से आ रहा है, एफडीआई इतनी आ रही है, लगभग 90 बिलियन की एफडीआई आती है, उसमें से स्टार्टअप को बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा शेयर मिलता है। तो सरकार ने 21 कंट्रीज को नोटिफाई कर दिया कि अगर यहां से आपको पैसा आता है और वो वहां पे नोटिफाइड है अपने देश में, देश के कानूनों में, तो हम इसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, इस धारा को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और उसमें सारे कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, यूएसए है। अब सवाल उठता है कि कौन से देश नहीं है, तो जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं वो इसमें नहीं है। मॉरिशस नहीं है, सिंगापुर नहीं है, लग्जमबर्ग नहीं है, दुबई नहीं है। तो उन कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। ओके।
ओके, तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी ले लीजिए। देखिए, विदेशों से आने वाले पैसे वैसे तो एंजल टैक्स के दायरे से अभी फिलहाल बाहर हैं, लेकिन कुछ देशों को इसमें शामिल भी किया है। ये नया नोटिफिकेशन आया है, इसमें करीब 21 देशों को आने वाले इन्वेस्टमेंट को एंजल टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इस तरह के नियम में बदलाव भी हुए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए। जो भी स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो इस तरीके से अपने निवेश को ला सकते हैं। अगर आप विदेशी निवेश अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको लेकर भी नियम है, और अभी सुनील जी आपको आसान भाषा में वो सारे नियम बता भी रहे थे। ठीक है, तो स्टार्टअप को लेकर उम्मीद है कि आपको हमने जो भी डिस्कशन किया उससे मदद मिली होगी। बाकी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें आ रहे हैं। दिल्ली से विवान गांधी जी का सवाल आया है और उन्होंने पूछा है कि इन्होंने एक स्टार्टअप ऐप प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करता है, और टैक्सी में सफर करने वाली महिला की सुरक्षा के लिए ये एक मोबाइल ऐप बनाया है। तो क्या ये स्टार्टअप में रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह के बेनिफिट ले सकते हैं? सुनील जी, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो विवेक जी आपको बधाई, आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया जो कि बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि महिला सुरक्षा की सबसे ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। आप बिल्कुल स्टार्टअप रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी इनोवेशन है, कोई भी डेवलपमेंट है, कोई भी इंप्रूवमेंट है, चाहे वो प्रोसेस में, प्रोडक्ट में या सर्विस में, मैं बार बार बात ये कह रहा हूँ, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस और स्केलेबल बिजनेस मॉडल अगर आपके पास में है तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर करवा लीजिए। हाँ, आपको एक बात और बताता हूँ विवेक जी, जब आप एक फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म 1 जो मैंने बताया था, तो जो वो पूछते हैं आपसे, वो 5 सवाल आपसे पूछते हैं कि आपका आइडिया किस तरह से इनोवेशन है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या डेवलपमेंट है और कैसे स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। तो आपको जो अपने आंसर्स हैं, जो उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन आपके आंसर्स पे डिपेंड करता है, जो आपने उनके जवाब दिए हैं। तो अपने जवाब अच्छे दीजिए, आप बिल्कुल बेनिफिट लीजिए और आपको टैक्स के भी सारे बेनिफिट मिलेंगे और स्टार्टअप इंडिया के भी सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए, दोनों तरफ से आपको यहाँ पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि आपका आइडिया इतना इनोवेटिव है। इस वजह से दोनों तरीके से देखिए आपको फायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो ये रहा आपके लिए। राहुल राजवंशी जी का भी सवाल आया है और इन्होंने कहा है कि सरकार 10 करोड़ तक बिना सिक्योरिटी के लोन दे सकती है स्टार्टअप को। क्या ये सच है और ये लोन कैसे मिलेगा? और इनको किसी ने सलाह दी कि लोन की बजाय इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, तो ये क्या करें? और काफ़ी वाजिब सवाल है सुनील जी इनका, क्योंकि अब आपने बताया कि निवेश मिलना भी स्टार्टअप को काफ़ी आसान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उसको भी थोड़ा आसान कर दिया है इससे जुड़े नियमों को। तो इनके लिए क्या बेटर रहेगा, लोन की तरफ जाएं या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए ये रकम जुटाएं? राहुल जी, देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम आपको दी हैं। सीड कैपिटल की स्कीम है, वेंचर कैपिटल की स्कीम है और 10 करोड़ रुपए का आपको डेट सरकार ने कहा है कि आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है तो 10 करोड़ रुपए तक के बिना सिक्योरिटी के सरकार उसकी गारंटी लेती है, सरकार उसकी सिक्योरिटी लेती है, आपको पैसा मिलता है अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए, उस पर काम करने के लिए। जहां तक सवाल है इक्विटी का, देखिए, डेट शुरू में आप डेट ले लीजिए। शुरू में आपको इक्विटी इसलिए नहीं मिलती है, वैल्यूएशन नहीं होती है आपके पास में। पर फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं हमारे देश के, उन्होंने अपने अपने फाउंडेशंस बनाए हैं जहां पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पर आप जाइए, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। तो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप शुरू में थोड़ा डेट ले लीजिए और बाद में अपनी बैलेंस शीट को, अपने प्रेजेंटेशन को इतना अच्छा कीजिए, अपने आइडियाज को पेपर पर उतारिए, उसकी एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, उसको प्रेजेंट कीजिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और आपको पता होगा, भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां पर पूरी दुनिया अट्रैक्टेड है, मतलब दुनिया पैसा ला रही है और हम एफडीआई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 100 बिलियन के करीब एफडीआई हमारे पास आ रही है हर साल। तो आप राहुल जी, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप डेट पे भी जा सकते हैं और आपको लगता है कि आपके पास इन्वेस्टर आ सकता है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने कंपनी अगर आपको शुरू करनी है तो इसके ज़रिए आप रकम जुटा सकते हो। टैक्स के फ़ायदे भी हमने आपको ढेर सारे बताए। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और स्टार्टअप से जुड़े नियमों को आसान भाषा में दर्शकों को समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिलहाल टैक्स मंत्रा में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।